हेलो बच्चों, आज हम आपका जो फ्रांस की क्रांति है वो आगे पढ़ेंगे। पिछले में पढ़ा था कि कैसे जो लुई 16वां था उसने स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाई थी। लास्ट कब मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें कितने कितने प्रतिनिधि आते थे, कब बुलाई थी उसने, और कोई कौन किन किन लोगों का वहाँ पे आना ना वर्जित था। ये सब अब पढ़ेंगे हम। ये वाला टॉपिक है उसका मतलब उसी टॉपिक का आगे। तो आधा टॉपिक पढ़ा था ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। स्टेटस जनरल के नियमों के अनुसार स्टेटस जनरल यानी कि जिस मीटिंग के द्वारा राजा कर बढ़ाने की मंजूरी लेता था, स्टेटस जनरल के, ये तो हमने पढ़ लिया था, मतलब कि उसके अनुसार तो हर स्टेट को एक ही वोट देना था स्टेटस जनरल की मीटिंग के सिद्धांतों के अनुसार। तो लेकिन लुई थे जो तीसरे स्टेट के लोग थे पढ़े लिखे, वो कहते थे हर जो भी सदस्य इसमें शामिल है सबको वोट देने का अधिकार दिया जाए, जो कि लोकतांत्रिक सिद्धांत है जो रूसो ने अपनी द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया है। मतलब तीसरी स्टेट के लोगों ने हर एक सदस्य के लिए वोट का अधिकार मांगा था। ये वाला यहाँ से तीसरी स्टेट के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने मांग रखी थी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा, जो एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। और रूसो ने अपनी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है पुस्तक है उसमें इसको प्रस्तुत किया है। लेकिन राजा ने तीसरी स्टेट के लोगों की बात नहीं मानी। तीसरी स्टेट के लोग भी इसलिए राजा के विरुद्ध थे क्योंकि उनको पता था, क्योंकि कर तो उनको ही देना था। पहली दो पादरी और कुलीन वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कर बढ़ने से, इसलिए वो कोई विरोध नहीं कर रहे थे। लेकिन कर किसको देना था? तीसरी स्टेट के लोगों को देना था। इसलिए वो इस चीज का विरोध कर रहे थे, क्योंकि जो पहले वाली मीटिंग अगर एक स्टेट एक ही मत देगी, एक वोट देगी, तो वो तो फॉर्मेलिटी था। क्योंकि जो कर बढ़ाने वाले के तो पादरी भी कर बढ़ाने में देते, कुलीन वर्ग भी कर बढ़ाने में देते, तीसरी स्टेट के लोग ही थे जो कर बढ़ाने के विरुद्ध वोट देते। तो इस तरीके से कर बढ़ाने के पक्ष में दो वोट मिलते और ना बढ़ाने में एक। तो हमेशा जीत कर बढ़ाने की ही होती थी और स्टेटस जनरल की मीटिंग के बाद हमेशा कर बढ़ाए जाते थे। और इस बार तीसरी स्टेट के लोग जो कर देते थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया कि ये गलत है वोटिंग सिस्टम। और फिर अब आगे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा था कि जब 600 लोग उसके तीसरे स्टेट के शामिल होते हैं और 300 उनके, तो सब वोट देंगे। तो इससे कुछ जो वो है वो कर बढ़ाने का जो फैसला वो बदल सकता है। लेकिन राजा ने जो पुराने रूल थे, सम्राट लुई 16वां ने पुराने रूल्स को ही कंटिन्यू रखा। तो लेकिन तीसरी स्टेट के लोग फिर गुस्से में उठकर इस मीटिंग को छोड़कर चले गए। ये 5 मई 1789 की बात है। अब आगे आगे बढ़ते हैं। तीसरी स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। तीसरी स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो पढ़े लिखे भी थे और अमीर भी थे। वो तीसरी स्टेट के जो प्रतिनिधि गए थे शामिल होने के लिए स्टेटस जनरल की मीटिंग को, वो पूरे फ्रांस का अपने आप को प्रवक्ता मानते थे। भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रांस को। तीसरी स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो खुद को संपूर्ण फ्रांस का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। मतलब 5 मई को तो वो मीटिंग छोड़कर चले गए थे। लेकिन जो तीसरी स्टेट के जो पढ़े लिखे और अमीर लोग थे, ये 20 जून को प्रतिनिधि वर्ष 20 जून को ये जो तीसरी स्टेट के प्रतिनिधि थे ये वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। 5 मई के तो ये उठकर चले गए, लेकिन 20 जून को ये यानी कि 45 दिन के बाद स्टेटस जनरल की मीटिंग के 45 दिन बाद ये फिर इकट्ठे होते हैं। मतलब तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि फिर इकट्ठे होते हैं। और ये कहाँ पे इकट्ठे होते हैं?
बरसाई के इंडोर टेनिस कोर्ट में, बरसाई के इंडोर टेनिस कोर्ट में ये इकट्ठे होते हैं। तीसरी स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो अपने आप को पूरे फ्रांस का प्रतिनिधि मानते थे, प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को 5 मई को तो वो स्टेटस जनरल की मीटिंग गुस्से में छोड़कर चले गए थे। लेकिन फिर वो 20 जून को वर्साई के इंडोर इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे। वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। उन्होंने अपने तीसरी स्टेट के पढ़े लिखे और समृद्ध लोगों ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया था? नेशनल असेंबली। और शर्त ली थी कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। तीसरी स्टेट के लोगों ने अपने आप को पूरे फ्रांस का प्रवक्ता मानते थे और 20 जून को वो वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया था और उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक राजा की शक्तियों को कम करने वाला वो संविधान तैयार नहीं कर लेते तब तक वो इस नेशनल असेंबली को भंग नहीं करेंगे। मतलब उनका जो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि थे उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? मिराबे। उनका मिराबियो और आबेसिये नेतृत्व कर रहे थे। उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? तीसरे स्टेट के पढ़े लिखे जो मध्य वर्ग के लोग थे उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? जिन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी, मिराबियो और आबेसिये। मिराबियो और आबेसिये। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था। मिराबियो का जन्म मतलब अमीर घर में भी हुआ था, फिर भी ये तीसरी स्टेट के लोगों का साथ दे रहा था। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। मिराबियो कुलीन परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन वो जो वहां पर सामंती विशेषाधिकार वाली व्यवस्था थी उसको खत्म करने में सहमत था। जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को विशेष अधिकार मिले हुए थे वो उसके विरुद्ध था मिराबियो, इसलिए ये तीसरी स्टेट के प्रतिनिधियों के साथ का नेता बना हुआ था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिया। मिराबियो ने एक पत्रिका भी लिखी थी और वर्साई का जो जहाँ पर उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उसके सामने जोरदार भाषण भी दिया था। आबेस ये मूलतः पादरी था। जो आबेसिये था दूसरा प्रतिनिधि वो भी पादरी था। मतलब दोनों ऐसे ऐसे वर्ग से आते थे जो जिनको कर मिलता था, लेकिन ये फिर भी कर बढ़ने के विरुद्ध थे। उसने तीसरा स्टेट क्या है, मतलब आबेसिये ने एक वो लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, तीसरी स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी थी। मिराबियो कुलीन वर्ग से था, वो भी सामंती विशेषाधिकार वाली जो व्यवस्था थी फ्रांस में उसके विरुद्ध था। और उसने एक पत्रिका निकाली थी और वर्साई में जुटी भीड़ के सामने एक जोरदार भाषण दिया था। लेकिन ये दोनों एक कुलीन वर्ग से था, एक पादरी वर्ग से था, लेकिन फिर भी ये तीसरी स्टेट के दुखी लोगों के साथ थे जिनको कर भी देना पड़ता था और काम भी करना पड़ता था। और जो आबेसिये था वो पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी थी। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि मध्य में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष वेली की ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। तीसरी स्टेट के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने प्रतिनिधि मध्य में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष वेली की ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। मतलब उनका जो अध्यक्ष था वेली था उसका, तो उसकी तरफ हाथ उठाकर उन्होंने शपथ ली थी। क्या आप जानते हैं कि उस समय वेली निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर पीठ करके खड़ा रहा होगा? वेली को इस तरह दर्शाने के पीछे डेविड का क्या इरादा प्रतीत होता है? मतलब तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि मध्य में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष वेली की ओर हाथ उठाकर उन्होंने शपथ ली थी। जब तीसरे स्टेट के लोग 20 जून को इकट्ठे हुए थे तो उन्होंने ये शपथ ली थी कि जो नेशनल असेंबली उन्होंने बनाई है वो तब तक भंग नहीं होगी जब तक वो राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं बना लेते। और तीसरी
इस सभा के जो लोग थे, तीसरी स्टेट के लोग थे, उनके जो राजा के विरुद्ध लड़ रहे थे, उनके नेता मिराबियो और आवे थे। मिराबियो कुलीन वर्ग का था, जिसने एक पत्रिका भी निकाली थी और वर्साई में जुटी भीड़ के सामने एक जोरदार भाषण भी दिया था। और आवे एक पादरी था और उसने तीसरी स्टेट किया है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी थी। आगे चलते हैं। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, जब तीसरी स्टेट के पढ़े लिखे और अमीर लोगों ने नेशनल असेंबली बना के राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान बनाने की शपथ ली, तो उस टाइम जब नेशनल असेंबली फ्रांस के लिए संविधान बना रही थी राजा की शक्तियों को कम करने वाला, तो पूरे फ्रांस में आंदोलन चल रहा था। पूरे फ्रांस में आंदोलन चल रहा था। उस टाइम कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, क्योंकि वहाँ फ्रांस है जो वहाँ पर हमेशा ठंड पड़ती रहती है। यूरोप के अंदर ज़्यादा ठंड होती है। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी। जिस टाइम नेशनल असेंबली तीसरे स्टेट के लोग राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान बना रहे थे, उस साल कड़ाके की ठंड के कारण वहाँ जो फसलें थी वो खराब हो गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छूने लगी थी। वहाँ के लोग पाव रोटी खाते थे। फसल खराब होने के कारण पाव रोटी की कीमतें बढ़ गई थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में, और बेकरी से ही पाव रोटी मिलती है, तो जो बेकरी के मालिक थे इस चीज़ का फायदा उठाकर मतलब पाव रोटी को जमा कर रहे थे, मतलब शॉर्टेज दिखा रहे थे उसकी पाव रोटी की, और उसकी और कीमतें बढ़ा रहे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। मतलब कि जब तीसरी स्टेट के पढ़े लिखे और समृद्ध लोग, अमीर लोग नेशनल असेंबली बनाकर फ्रांस के लिए ऐसा संविधान बना रहे थे जिसमें राजा की शक्तियां कम करनी थी, तो उसी टाइम ठंड के कारण फसलें खराब हो गई थी, जिसके कारण पाव रोटी की कीमतें बढ़ गई थी और बेकरी मालिक इसका फायदा उठाते हुए पाव रोटी की शॉर्टेज दिखाकर उसकी कीमतें और बढ़ा रहे थे। तो बेकरी की दुकानों पर घंटों से इंतजार कर रही थी जो औरतें पाव रोटी के लिए, वो गुस्से में आ गई और उन्होंने बेकरी के मालिक के ऊपर ही धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। ये तो 20 जून को बनाने लगे हैं संविधान, लेकिन 14 जुलाई की जो घटना है आपने आगे पढ़ी है। और दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को वास्तव जब दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दिया, तो उसी टाइम लोगों में, आप शुरू में पढ़ा कि वो अफवाह फैल गई थी कि राजा ने सेना को आदेश दे दिया कि वो उसके नागरिकों के ऊपर गोलियां चला दें। तो लोगों ने मतलब राजा की सेना का सामना करने के लिए जन सेना बनाई थी और हथियार वगैरह हासिल करने के लिए, गोला बारूद हासिल करने के लिए 14 जुलाई को बास्तील के किले पर धावा बोलकर उसको नेस्तनाबूद कर दिया था। मतलब 20 जुलाई को तीसरी स्टेट के 5 मई को तीसरी स्टेट के लोग राजा के विरुद्ध हो गए थे। 20 मई को उन्होंने राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान शुरू कर दिया था 1789 में। और 14 जुलाई को क्या हुआ था कि राजा ने तो वैसे सेना को आदेश दिया था कि वो पेरिस के अंदर घुस जाए, लेकिन लोगों ने उसका गलत मतलब निकाल के बास्तिल के किले को नेस्तनाबूद कर दिया था। और एक घटना ग्राम वो हुई थी कि उसी टाइम ठंड भी पड़ी थी जिस साल ये क्रांति हुई है, और फसलें खराब होने के कारण पाव रोटी की कीमतें बढ़ गई थी और बेकरी मालिक क्या कर रहे थे, उसकी जमाखोरी करके कीमतें बढ़ाने की कोई, तो गुस्साई औरतों ने बेकरी मालिक पर भी हमला कर दिया था। देहाती इलाकों में गांव में ये अफवाह फैल गई थी, जगीरों के बालकों ने भाड़े पर लौटे, तो एक जैसे पेरिस में अफवाह फैली थी कि सेना को आदेश दे दिया राजा ने नागरिकों के ऊपर गोली चलाने का, वो पेरिस शहर था, ऐसे ही एक गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, गांव गांव में, हर गांव में ये अफवाह फैल गई थी कि जो
बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक या जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर जो लुठैत होते हैं बड़ी बड़ी लाठियां लेके आते हैं, लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो फसलें उगाई जाती हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी अफवाह फैल गई कि बड़े बड़े ज़मीन के मालिकों ने लाठियों और वाले लुटेरों को बुला लिया है जो खड़ी फसलों को तबाह करेंगे। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदारों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। और जब ये अफवाह ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव में फैली तो किसान चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने तो मुश्किल से फसलें उगाई थी, तो उनको डर लग रहा था कि कोई उनकी फसल ना तबाह कर दे। तो जैसे पेरिस में लोगों ने जन सेना बना के बास्तील के किले से हथियार लेने के लिए बास्तील का किला तोड़ दिया था, ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र के किसानों ने डर डर से भयभीत होकर उन्होंने जो उनके पास कुदाले और बेलचे जो भी हथियार थे वो लेकर वो उन्होंने जो ग्रामीण किले होते थे जहाँ पर बड़े बड़े जमींदार अनाज रखते थे उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को किसानों ने क्या करा, अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को, जो ग्रामीण किला होता था वह बड़े बड़े जमींदार वो अपने डॉक्यूमेंट्स रखते थे जो किसानों को कर्जा वगैरह देने के होते थे, और अनाज बचा खुचा अनाज रखते थे ग्रामीण किलों में। लेकिन जब ये अफवाह फैली कि बड़े बड़े जागीरदारों ने किसानों की खड़ी फसलों को तबाह करने के लिए बड़े बड़े लाठियों वाले लुटेरे बुला लिए हैं, तो वो किसान बेलचे और कुदाली लेकर उन्होंने भी ग्रामीण किलों पर जहाँ पर जागीरदारों की अनाज वगैरह और लगान संबंधी दस्तावेज पड़े होते थे वहाँ पर धावा बोल दिया और दस्तावेज जला दिए। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जगीरें छोड़कर भाग गए। ये जो किले थे ग्रामीण किले थे जो बड़े बड़े जागीरदारों के थे। जब किसानों ने बड़े बड़े जागीरदारों पर हमला कर दिया तो बहुत सारे जागीरदार देश छोड़कर चले गए। कुलीन कुलीनी जागीरदार होते हैं, जो बड़े कुलीन वर्ग होता है वो बड़ी बड़ी जमीनों का मालिक होता है, उन्हीं को जागीरदार। जो कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जगीरें छोड़कर भागे, बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में, और ग्रामीण क्षेत्र के जो बड़े बड़े लोग थे वो अपना एरिया छोड़कर चल गए। कई लोगों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले लिया। कई अमीर लोग कुलीन लोगों ने कुलीन और जागीर एक ही होती है। जो बड़ी बड़ी जागीरों के ज़मीनों के मालिक थे उन्होंने वो अपना मतलब घर बार छोड़ के भाग गए, और कई तो दूसरे पड़ोसी देशों में जाकर बस गए। मतलब पेरिस शहर में भी लोगों ने राजा का विरोध करने के लिए राजा के लोगों को नुकसान पहुंचाया। बेकरी की औरतों ने बेकरी मालिक ने जब बेईमानी करनी चाहिए उसके विरुद्ध, मतलब कि अब पेरिस के फ्रांस के लोग ऐसे दुखी हो गए थे कि कोई गलत करता था उसके ऊपर धावा बोल देते थे। देहाती इलाके में भी बड़े बड़े जमींदारों पर हमले हुए। पेरिस के अंदर बास्तिल का किला तोड़ दिया गया। इस तरीके से मतलब हर एरिया में फ्रांस में यहाँ पर कोई गलत कर रहा था उसके विरुद्ध लोग खड़े हुए थे। मतलब जागीरदारों बड़ी बड़ी जमीनों के जो मालिक थे वो तो देश छोड़ के भाग गए थे। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। जब उसने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे छोटे किसान हैं वो भी बड़े बड़े जागीरदारों को, जमीनों के मालिकों को, कुलीन वर्ग के लोगों को तंग करने लगे, और कुलीन वर्ग के लोग देश छोड़ के जा रहे हैं और पेरिस के अंदर भी मेरा किला गिरा दिया गया है, और औरतों में भी हिम्मत आ गई है विरोध करने की। तो फिर राजा को लुई 16वां को अपने देश की जो प्रजा थी उसकी शक्ति का अनुमान लग गया, और अंततः उसने नेशनल असेंबली जो उसकी शक्तियों को कम करने वाला संविधान बना रही थी उसके संविधान को मान लिया। उसने लुई 16वां ने फिर नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, यानी कि उसको कानून बनाने वाली संस्था के रूप में जो तीसरे स्टेट के लोगों ने बनाई थी उसको मान्यता दे दी, और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का घोषण होगा, मतलब वो संविधान के अनुसार ही राज करेगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों और कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के अनुमोदन का आदेश पारित कर दिया। जैसे ही लुई 16वां मान गया तो 4 अगस्त 1789 की रात को वो
कर लगते थे वो सारे कर खत्म कर दिए गए। जो तीसरे स्टेट के लोगों को उससे फालतू में सेवा करनी पड़ती थी अपने स्वामी के घर में खेतों में, वो भी खत्म हो गया। और जो बंदरों वाली व्यवस्था थी वो खत्म कर दी गई 4 अगस्त 1789 को, जब लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मंजूरी दे दी। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। मतलब कुलीन वर्ग के लोग तो के ऊपर तो हमला बोल ही दिया था और राजा भी मान गया था। अब रह गए थे पादरी वर्ग। और अब मतलब कार्यों वाली कर्तव्यों और बंदरों वाली सामंती व्यवस्था को खत्म करने के लिए आदेश पारित कर दिया था नेशनल असेंबली ने, जो कानून बनाने वाली संस्था थी फ्रांस में। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए और इस संस्था ने, नेशनल असेंबली ने, पादरी जो लोग थे उनको भी अपने विशेष अधिकार छोड़ने के लिए मजबूर किया। धार्मिक कार्य पर समाप्त कर दिया गया, मतलब धार्मिक कर भी समाप्त कर दिया गया, सामंती कर भी, जन्म से जो विशेष अधिकार थे वो भी खत्म कर दिए गए 4 अगस्त 1789 को। और चर्च के अस्तित्व स्वामित्व बढ़ी, और जो चर्च के पास देश की भूमि थी वो उससे छीन ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ लगी। इस तरीके से 20 अरब लिब्रे की संपत्ति नेशनल असेंबली जो जिसने सरकार बनाई उसके हाथ लगी। इस तरीके से मतलब ग्रामीण क्षेत्र में किसानों ने, बड़े बड़े जागीरदार जो तंग कर रहे थे उनको भगा दिया। पेरिस में किला तोड़ दिया लोगों ने। और एक दुकान पर बेकरी की दुकान पर औरतों ने, बेकरी के मालिक ने जब बेईमानी करनी चाहिए उसके ऊपर धावा बोल दिया। एक फसलें खराब हो गई थी जिसके कारण रेट बढ़े थे ठंड के कारण। और फिर राजा डर गया था। जब 3-4 बड़ी बड़ी घटनाएं घटी तो राजा ने नेशनल असेंबली को कानून बनाने वाली संस्था के रूप में मान्यता दे दी और संविधान के अनुसार अपनी शक्तियां भी मान ली। तो इस तरीके से 4 अगस्त 1789 की रात को जो करो कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था थी वो भी खत्म कर दी गई। पादरियों के विशेष अधिकार भी खत्म कर दिए गए, धार्मिक कर भी खत्म कर दिए गए। चर्च के पास जो जमीन थी देश की वो भी उससे ले ली गई वापस। और इस तरीके से सरकार का 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और सारे बच्चे इस वीडियो को बार बार देखोगे तो ही ये समझ आएगी।